वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 50 अंक के प्रश्न अनिवार्य हैं, आप सभी को करने हैं। इसी की तैयारी में आज इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा और इस सेट से आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। आज का पहला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को इनमें से किसने प्रस्तावित किया था? या सीधे ऐसे पूछता है कि इकोसिस्टम टर्म को किसने दिया था, इस शब्द को। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो वर्ष 1935 में एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। तो दो तरह के प्रश्न हैं, यहां से एक जैसे ही दिखते हैं। एजी टांसले के द्वारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी इकोसिस्टम शब्द को कॉइन किया गया था या इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था, ऐसे पूछता है। और अर्नेस्ट हैक्कल ने इकोलॉजी शब्द या इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट यानी पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये दोनों ही प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर अगला भी कुछ इस तरह का ही है, ये भी पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो इस टर्म को, जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी शब्द को जो है वॉल्टर जी रोजन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। लैंग्वेज जरूर इसकी ज्यादा है, भारी भरकम सी लगेगी आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको हम कल करवा चुके हैं आपको। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ जो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा एक रेड डेटा बुक्स या लाल सूची प्रकाशित की जाती है। इस सूची में क्या शामिल किया जाता है? IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। अब ये जो है IUCN जो विश्व है, ये पूरी दुनिया अर्थ पर जितने भी देश हैं, उन देशों में जितने भी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जो पशु पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण या वो कितने खतरे में है अभी, इसका आकलन करके रेड डेटा बुक्स में या लाल सूची में शामिल करता है। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखें, जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉटस्पॉट में जो स्थानिक पौधे जाती हैं उनकी सूची, नहीं ऐसा तो नहीं है, हॉटस्पॉट का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की जातियों की सूची, जी हाँ, किसी भी देश में अर्थ पर जहां पर भी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं या बायोडाइवर्सिटी है अलग अलग, उनका संरक्षण किस तरह से है, यानी वो अभी कितने दिन तक जो है संरक्षण में है, कितने दिन बाद ये विलुप्त हो सकते हैं, यानी एक तरीके से उनका संरक्षण की बात करता है। यानी संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची जारी करता है ये रेड डेटा लिस्ट में। अगर आप लास्ट देखें, विभिन्न देशों में जो प्रकृति है और प्राकृतिक संसाधन, इनके संरक्षण नहीं, इसके बारे में नहीं बात करता है ये खाली पौधों और पशुओं की, एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या है ये, पौधे और जानवरों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाता है, यानी संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची। इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2 आंसर सही है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग है जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित होती है? यानी ये सवाल कह रहा है जो गिद्ध हैं, वल्चर हैं, हमारे देश में या देश के जहां भी हैं, गिद्धों में या गिद्धों की जो संख्या है, जनसंख्या गिद्धों की, उसमें गिरावट की वजह क्या है? इनमें से कौन सी दवाई है? या ये ऐसे ही पूछता है कि हमारे देश में गिद्धों की संख्या में कमी आने की या गिद्धों की संख्या में गिरावट आने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है डाइक्लोफिनेक या डिक्लोफिनेक नाम की एक दवा है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। वो कैसे है जिम्मेदार? क्योंकि हमारे देश में जानवरों का, जो पशुओं का पालन बड़े स्तर पर किया जाता है, और जब इनको कभी जानवरों को जॉइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है इनके, तो एक दवा दी जाती है जिसका नाम है डिक्लोफिनेक ये जानवरों को दे दी जाती है, इससे जॉइंट पेन भी खत्म हो जाता है उनका। लेकिन जब जानवर ये मरते हैं तो इनको अगर कहीं बाहर फेंक दिया, और आप जानते हैं मरने के बाद में जो भी अगर सड़क के किनारे आपने देखे होंगे या फिर कहीं भी फेंक दिया, तो आसपास के एरिया में आपने गिद्ध देखे होंगे, तो मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं गिद्ध जो होते हैं। और जब ये गिद्ध इन जानवरों को खाते हैं तो डाइक्लोफिनेक या डिक्लोफिनेक जो पहले से मौजूद थी उस जानवर के शरीर में, वो अब चली जाती है कहाँ?
इस गिद्ध के शरीर में, और गिद्ध के शरीर में जाकर के उसकी किडनी को फेल कर देती है गिद्ध की, इसलिए जो है गिद्ध की मौत हो जाती है। तो ज़्यादातर गिद्धों के खत्म होने की जो कारण है वो ये दवा है जो जानवरों को दी जाती है। ये दर्द निवारक है, एक्चुअली इसका नाम है दर्द निवारक। ये पेन किलर है, इंसानों के लिए पेन किलर नहीं है, ये जानवरों के लिए है ये पेन किलर। ऐसे भी ऑप्शन में फ्रेम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत पास पास है। पहला ऑप्शन को देखेंगे हम, विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रजाति के पादप, मतलब पेड़ पौधे, पादप यानी पेड़, और वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां। इसने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है ये कहाँ पर है। विभिन्न प्रकार के जंतु नहीं। देखिए अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, मान लीजिए हमारी पृथ्वी पर कोई भी एक जगह होगी, ठीक है, इस जगह में अगर इस जगह में अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे भी हैं, यानी प्लांट्स हैं या वेजिटेशन है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, साथ में अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के जानवर यानी एनिमल हैं, या इनके साथ ही क्या है, पक्षी भी हैं, बर्ड्स हैं। यानी एक ही जगह पर, कोई मान लीजिए एक जंगल है, ठीक, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, अलग अलग प्रजाति के, फूल वाले, अलग अलग तरह के फल वाले, बहुत सारे पेड़ पौधे, अलग अलग किस्म के घास हैं, और यहीं पर बहुत सारे जानवर हैं जो भी अलग अलग किस्म के हैं, शेर, चीता, भालू, अलग अलग, और पक्षी हैं, सारे अलग हैं एक दूसरे से। तो मतलब हर तरह के पक्षी, हर तरह के जानवर और हर तरह के पेड़ पौधे अगर किसी जगह पर पाया जा रहा है तो वहां बोलते हैं कि वो एरिया या वो जगह क्या है, वो जैव विविधता वहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या आया, इसमें विभिन्न प्रकार के, किसी जगह पर विभिन्न प्रकार के पादप वनस्पति होते हैं, लेकिन इसमें तीनों शामिल होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के जंतु ये नहीं, सिंगल है जंतु, क्योंकि पेड़ पौधों के साथ रखा जाएगा। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप यानी प्लांट्स, पेड़ पौधे और जंतु भी शामिल कर लिए गए यहां पर, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप पौधे ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी। एक टर्म को और समझिए, मान लीजिए ये क्या है, यहां पर एक जगह है और इस जगह पर मान लीजिए शेर हैं, बहुत सारे शेर ही शेर हैं, सिर्फ शेर ही शेर हैं, और मान लीजिए एक तरह का आम का पौधा है या आम का पेड़ है, यहां पर बहुत सारे आम के ही पेड़ हैं, तो क्या यहां कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है यहां पर? नहीं, यहां पर जैव विविधता नहीं होगी, सब अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल भी अभी हम कर चुके हैं, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। ये वही सवाल है अभी जो बताया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा हुआ है ये भी परीक्षा में। तो इसमें भारत में जो गिद्ध कम हुए हैं, गिद्धों की कमी का जो कारण है वो जानवरों को दिया जाने वाला एक पेन किलर दवाई है, जो दर्द निवारक दवाई है जानवरों को दी जाने वाली, जिसको हम डाइक्लोफिनेक कहते हैं। तो डाइक्लोफिनेक को बैन किया हुआ है सरकार ने 2006 से, और उसकी जगह एक दूसरी दवाई दी जाती है जानवरों को, अब ये है मेलॉक्सिकैम। इस दवाई की जगह अब डाइक्लोफिनेक की जगह मेलॉक्सिकैम दी जाती है जानवरों को, जानवरों के जो जॉइंट पेन होते हैं या उनके दर्द निवारक के रूप में। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने या स्वस्थान पद्धति यानी इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है। देखिए पेड़ पौधों या जानवरों को जो संरक्षण दिया जाता है, जो उनको सुरक्षा दी जाती है, जिस तरह से खत्म हो रहे हैं आजकल के जानवर या पेड़ पौधे, जंगलों को काटने की वजह से हो चाहे शिकार करने की वजह से हो, तो उनका संरक्षण जरूरी है। तो ये संरक्षण दो तरह से दिया जाता है, एक होता है स्वस्थाने या इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इसको बोलते हैं स्वस्थाने, इसको बोलते हैं बाह्य स्थाने। इन सीटू में क्या होता है, जो हमारे देश में या कहीं भी किसी भी देश में जो जंगल होते हैं और उन जंगलों में अगर अच्छे खासे जीव जंतु हैं या जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां हैं, तो वहीं पर अगर उनको वहीं पर उसी जगह पर प्रोटेक्शन दे दी जाए, यानी उसको एरिया को फिक्स कर दिया जाए कि यहाँ पर बाह्य गतिविधि नहीं होगी, किसी की एंट्री नहीं होगी, ना खेती होगी, ना कोई यहाँ घास वगैरह चराया जाएगा, मतलब बाहरी लोगों की एक्टिविटीज वहां बंद कर दी जाए एक तरीके से। तो ये होता है कि जानवरों को, पेड़ पौधों को जहां पर वो पहले से मौजूद हैं उन्हीं जगह पर हमने संरक्षण दे दिया, उनके प्लेस पर यानी उनके हैबिटेट पर, यानी उनके प्राकृतिक आवास पर जहां वो पहले से मौजूद रहते हैं। तो ऐसी जगह कौन कौन सी है, तो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ऐसे, दूसरे होते हैं राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क्स, और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सब क्या है, ये एक तरीके से उनके प्राकृतिक आवासों पर ही सुरक्षा प्रदान करना होता है पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को। लेकिन अगर हम बात करें वानस्पतिक उद्यान की, इनको बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन।
बोटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, जो भी वनस्पति, जो भी पेड़ पौधे एक तरीके से सुरक्षित नहीं होते हैं किसी प्लेस पर, किसी जगह पर, उनको यहां से उठा करके किसी दूसरे स्थान पर लाया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये किस में आता है, ये एक्स सीटू में आता है। एक्स सीटू का मतलब बाह्य स्थाने में आता है। तो ये तीनों इन सीटू में थे। जैव मंडल, इसे जीवन मंडल या जैव मंडल कहेंगे इसको, किसको, बायोस्फीयर रिजर्व को, और नेशनल पार्क को, और ये वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों क्या है, इन सीटू है। आपको बताना है जो इन सीटू नहीं है, इन सीटू नहीं है तो मतलब वनस्पति उद्यान क्या होगा, एक्स सीटू, यानी किसी जगह से उठा करके अगर यहाँ खतरा है इस पेड़ पौधे को, वनस्पति को, तो हमने बाहर ले आकर उसको सुरक्षा प्रदान की। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी प्रजाति को विलुप्त, यानी विलुप्त को हमने बताया था एक्सटिंक्ट बोलते हैं इसको, विलुप्त, एक्सटिंक्ट तब माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में कितने सालों से नहीं देखी गई हो। चलिए हम बात कर रहे थे एक्सटिंक्ट की, और ये कौन बताता है, हमने अभी भी देखा IUCN क्या करता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है, और उसी रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट या विलुप्त। तो विलुप्त उन जानवरों को माना जाता है इस धरती से जो पहले हुआ करते थे लेकिन अब वो नहीं हैं। जैसे डायनासोर पहले हुआ करते थे, डायनासोर अब नहीं हैं, जैसे डोडो हैं। तो ये क्या है, विलुप्त में आते हैं ये सब जानवर। तो विलुप्त के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी प्रजाति को जानवर की तभी विलुप्त माना जाता है, तभी एक्सटिंक्ट माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में, यानी जहां पहले से वो निवास करता है, उसको अगर 50 साल से नहीं देखा गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या तो एक कंडीशन ये है, या अब जो इस धरती पर मौजूद ना हो तभी एक्सटिंक्ट माना जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इनमें से क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है। एक तरीके से जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, इकोसिस्टम, इसको क्या करता है, वो संरक्षित करता है, इकोसिस्टम मेंटेन रहता है इसमें जहां बायोडाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इकोसिस्टम हमने डिस्कस किया था, आपने अगर वो कोर्स नहीं देखा है पर्यावरण का, उसको देख लीजिए। इकोसिस्टम क्या है, पर्यावरण क्या है और पारिस्थितिकी क्या है, ये सब हमने डिस्कस किए हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, किसी जगह पर रहने वाले जीव जंतु, जानवर जो होते हैं, जो सजीव होते हैं, उन सजीवों का अपने आसपास के निर्जीवों के साथ जो बिहेवियर होता है, सजीवों का निर्जीवों के साथ जो बिहेवियर होता है, जो एक दूसरे को अपनी क्रियाओं से प्रभावित करते हैं, ये कहलाता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। और हमारी इस पृथ्वी पर अगर आप देखोगे, पृथ्वी के 71% हिस्से पर क्या है, जल है, पानी है, और बाकी हिस्से पर 29% पर क्या है, यहां ये स्थल वाला हिस्सा है। तो इस जल में भी क्या रहते हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, इसके अंदर रहते हैं समुद्री जानवर, यानी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं जल के अंदर। तो ये बहुत बड़े हिस्से पर, तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर पृथ्वी की बात करें, सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है वो सामुद्रिक है, यानी महासागर भी हो सकता है, ऑप्शन में यहां लिखा हुआ, तो एक ही बात है, ठीक है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम महासागर या ओशंस होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिकी निकाय या इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, जो सन की एनर्जी होती है हमारी पृथ्वी पर, ये प्राइमरी सोर्स होती है एनर्जी का। यहीं से शुरुआत होती है सभी तरह की एनर्जी, चाहे पौधों में हो चाहे जानवरों में हो। सौर ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश कह लेंगे इसको। अगर हम बात करें डीप इकोलॉजी की या गहन पारिस्थितिकी की, ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अर्नीज नेस ने दिया था। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय वन्य जीवन में इसके संदर्भ में उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। तो जो फ्लाइंग फॉक्स है, ये चमगादड़ की एक स्पेशी है। ये कई जगहों पर है, भारत और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़, यानी बैट की एक प्रजाति है क्या ये फ्लाइंग फॉक्स। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। रीजन क्या है जैव विविधता के कम होने का, बायोडाइवर्सिटी कम कब हो सकती है। देखिए, एक जंगल है यहां पर, मान लीजिए ये एक जंगल है, बहुत घना जंगल है। इस जंगल में क्या क्या होंगे,
पेड़ पौधे होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझा करिए यहाँ पर, ठीक है। पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे यानी पक्षी भी होंगे, इसमें जानवर भी होंगे, ये सब यहाँ पर बहुत सारे संख्या में है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया में कंस्ट्रक्शन या आप कह लीजिए इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया। यहाँ पर मान लीजिए इंडस्ट्रीज या औद्योगिक इकाई या फैक्ट्रीज वगैरह लगनी है, तो इन जंगलों को अब यहाँ से साफ किया जाएगा, हटाया जाएगा। जब जंगलों को यहाँ से हटाया जाएगा तो ये पेड़ पौधे भी हटेंगे यहाँ से, यानी वनों को इनको हटाया जाएगा, वनस्पति को हटाया जाएगा। और जब ये पेड़ पौधे हटे जाएंगे घने सब, इनमें जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, जो इनका प्राकृतिक आवास था, प्राकृतिक घर था, वो नष्ट हो जाएगा। तो इनका सर्वाइवल, इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे तो पहले ही हट गए, जीव जंतु एक दूसरे के बिना ये मर ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, यानी उनके जो घर हैं, यानी जो जंगल हैं, अगर उनको उजाड़ दें, हम उनको नष्ट कर दें, उनका विनाश कर दें, तो एक कारण ये भी है। पर्यावरण प्रदूषण, अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से भी इफेक्ट पड़ता है, पेड़ पौधों पर भी पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी। बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे ऐसे हैं जो पर्यावरण के कारण मर जाते हैं, ये भी एक कारण है। वनों का अगर नाश कर देंगे तो ये भी एक कारण है, अभी डिस्कस किया है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं किसके, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कम होने के किसी प्लेस से। नेक्स्ट है वेटलैंड दिवस। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में हर साल। 2 फरवरी को मनाया जाता है ये विश्व भर में। 2 फेब को, इसको याद रखेंगे। साल 2021 में इसकी थीम क्या रही? आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। 2021 में इसकी थीम थी। और 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। रामसर में जो है कैस्पियन सागर, उसके तट पर आर्द्र भूमि का एक क्या किया गया था, वहां पर बात की गई थी आर्द्र भूमियों के ऊपर, तभी से ये जो है अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव है जो विलोपन की कगार पर है, जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। ये क्या है? ये एक्चुअली एक मैमल है, एक स्तनधारी है। देखिए, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाले जो वन होते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन ए। अगला है शांत घाटी या इसी को बोलते हैं साइलेंट वैली, कहां पर अवस्थित है? ये केरला में है या केरल में है? चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इनमें से किसको वर्ष 2011 से लेकर 2020 के लिए एक दशक निर्दिष्ट किया। यानी ये जो डिकेड है, डिकेड मतलब दशक, मतलब 10 वर्ष के समय को बोलते हैं डिकेड हम। तो ये जो है जैव विविधता का दशक कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड है ये दशक जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जो नेशनल पार्क होते हैं हमारे, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये क्या करते हैं? जैव विविधता संरक्षण के लिए ही बनाए जाते हैं। सवाल नंबर अगला है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? या इसी को बोलते हैं विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉटस्पॉट कितने हैं? भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं ये बताना। पूरे विश्व में अगर बात की जाए जैव विविधता हॉटस्पॉट की, तो वो हैं 35 पूरे विश्व में। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूरे विश्व में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये है 35। और भारत में इनमें से कितने? इन 35 में से 4 हैं हमारे भारत में। कौन कौन से हैं? चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, भारत में कौन कौन से हैं? 4। एक तो हिमालय है, इंडो बर्मा रीजन है, सुंदरलैंड है, पश्चिमी घाट, साथ ही श्रीलंका भी इसमें शामिल है। तो इसमें ऑप्शन में अगर देखें पश्चिमी घाट है ऑप्शन में। और ये जो हिमालय है तो ये ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय वाला हिस्सा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? ये वर्ष 2002 में आया था। ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा अत्यधिक संकटापन या संकटग्रस्त है, किस्म है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये किस में रहेगा? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसको बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यानी एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी साल 2003 में। ऑप्शन में 2003 है अवेलेबल ऑलरेडी।
लेकिन इसमें अब जगह का नाम भी आपको बताना है, तो ये है चेन्नई। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, फूलों की घाटी कहां पर है? फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन कब होता है? बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज होती है? ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से जो एक काल्पनिक रेखा गुजरती है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। और जब आप इस विषुवत रेखा से कहाँ चलते हैं, यहाँ पर कौन सा है? ये पोल है। कौन सा है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा है? साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। जब आप यहाँ से यानी इस विषुवत रेखा से, इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ चलते हैं, ध्रुवों की तरफ चलते हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी जो होती है, ये जैव विविधता कम होती जाती है जब इधर को चल रहे हैं। ऐसे ही इधर को चलेंगे तो ये जैव विविधता कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों पर बढ़ती है। अब यहां से क्या आइडेंटिफाई करोगे? ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लगभग। हमने क्या बोला है? अगर आप देखो, इस चीज को हम बोल रहे हैं विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे, विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी। और इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं, ध्रुवों से जब आप विषुवत रेखा की तरफ आएंगे, ये भूमध्य रेखा भी जो होती है, ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये इक्वेटर, ये तीनों एक ही टर्म है। ठीक है, तो यहाँ भूमध्य रेखा शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये विषुवत रेखा की ही बात चल रही है। अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम होती है बायोडाइवर्सिटी। जब इधर से जाएंगे तो घट जाएगी और इधर से जाएंगे तो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो भूमध्य रेखा की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक्स या रेड लिस्ट, ये लाल सूची से संबंधित संगठन कौन सा है? ये IUCN ही है। चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पर्यावरण के। अगले उसमें जो है हम पर्यावरण के दूसरे चैप्टर को लेंगे, और आज ही आपको मिलेगा एक हो सकता है हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का और किसका, इनमें से 2 तो और मिलेंगे आपको, यानी 3 प्रैक्टिस सेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।